हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 हमारा वीडियो होगा। इससे पहले हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस के पार्ट 1 में काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हमारा ये ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमने कुल मिलाकर थ्योरेटिकली 5 लेक्चर में पढ़ा, प्लस इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को 2 लेक्चर में कर रहे हैं। एक लेक्चर आपका आ चुका है जो कि देख चुके हैं आप। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 में भी काफी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। यदि आप थ्योरेटिकली देख चुके हैं तो आपसे लगभग सारे क्वेश्चंस खुद बन जाएंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर भी बनेगा। मैं कंप्लीटली समझाने वाला हूं और पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें, क्वेश्चन क्या है, एक चक्रीय परिसंचरण यानी सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन होता क्या है आपको पता है ना। सिंगल सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन यानी दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब कह सकते हैं कि हार्ट में जो ब्लड आएगा मात्र एक बार आएगा। हार्ट से जो ब्लड पास करेगा सिर्फ कितना बार, एक बार, तो उसको सिंगल सर्कुलेशन। और वही ब्लड, सेम ब्लड यदि हार्ट से एक बार आया फिर गया, फिर वही ब्लड अंदर आया तब बाहर निकला, तो उसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। यदि हार्ट से 2 बार ब्लड, एक ही ब्लड पास करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। जैसा कि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है और कुछ में सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो किस में होता है सिंगल सर्कुलेशन? देखिए, सिंगल सर्कुलेशन उसमें होगा जिसका हार्ट कितने चैम्बर का होगा, 2 चैम्बर का होगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। इसमें ऊपर वाले को एट्रियम कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। एक बार ब्लड इसके थ्रू पास आउट हो गया, खत्म कहानी, यही हुआ सिंगल सर्कुलेशन। और 2 चैम्बर का हार्ट यानी द्विकोष्ठकीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो फिश में। किसमें पाया जाता है, फिश में, मछलियों में, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ अकशेरुकी और मछली में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मछली। तो जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, उसमें एक बार ब्लड पास किया, उसके बाद फिर गिल्स में गया, उसके बाद फिल्टर होकर के पूरे बॉडी में गया, फिर वही ब्लड करते गया। तो एक सर्कुलेशन हुआ तो सिर्फ एक ही बार ब्लड हार्ट के थ्रू पास किया, तो इसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कह दिए। तो ए नंबर जो डायग्राम है हमारा वो सिंगल सर्कुलेशन का है। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। ये देखिए हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का, इसको हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वही ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इधर से जाता है लंग्स में। अगर पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेन में आता है, फिर वही ब्लड प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होने के बाद फिर से वो हार्ट में आ गया, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, तब जाकर के बाहर निकलता है ऑर्टा के थ्रू। तो ये हुआ क्या कि वही ब्लड एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर एक बार फिल्टर हुआ, फिर उसके बाद फिर हार्ट में आया, तब जाकर के पूरे बॉडी में पास आउट हुआ। तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पास किया, और हृदय सॉरी गिल्स, मछली में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है ना, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो गिल्स में ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि जो भी उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है हुआ, और वापस वो हार्ट में नहीं आया, फिर वो सीधा बॉडी में चला गया। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन वापस फिल्टर होने के बाद फिर से ब्लड आ गया हार्ट में, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन, जो कि लगभग सब में होता है। जैसे कि जितने भी मैमल्स वगैरह होते हैं, ह्यूमंस हैं हम लोग, सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वही क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक चक्रीय परिसंचरण यानी सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है स्तनधारियों में, सरीसृप में, मछलियों तथा उभयचरों में, या सिर्फ मछलियों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ मछली में। किसमें, सिर्फ मछलियों में, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ मछलियों में ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कहलाती है। श्वेत रुधिराणु यानी क्या हुआ, WBC। किसके बारे में बात कर रहे हैं, WBC के बारे में बात कर रहे हैं। WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, डन, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे, पॉलीथीमिया कहेंगे, ल्यूकोपिनिया कहेंगे, या फिर ल्यूकीमिया कहेंगे। तो यदि श्वेत रुधिराणुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए WBC अचानक से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, WBC यदि अचानक से काउंट बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या नाम से देते हैं, ल्यूकीमिया। क्या नाम है, ल्यूकीमिया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं,
ब्लड कैंसर कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है। नॉर्मल काउंट कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? नॉर्मल काउंट कहने का मतलब है नॉर्मली 1 ml ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो 6K to 8K, K का मतलब 1000 होता है, तो 6000 से 8000 होता है पर ml ऑफ ब्लड में। 1 ml ब्लड में 6000 से 8000 होता है। लेकिन यही लगभग 1.5 लाख टू 2 लाख हो जाए 1 ml ब्लड में, 1.5 लाख 80,000 90,000 हो जाए डब्ल्यूबीसी, तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सारे ऑप्शन पे आएंगे, कुछ कम और ज्यादा पे या क्या कहते हैं होता है कंसेप्ट। यदि पीनिया वर्ड लग जाए, पीनिया वर्ड लग जाए तो वो क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या हुआ है, कोई भी चीज कम हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाए, कम भी तो हो सकता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट अचानक से कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो ल्यूकीमिया कहेंगे, कम हुआ तो ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, पीईएनआई, मान लीजिए जैसे आरबीसी का संख्या कम हो गया, तो आरबीसी का संख्या यदि कम हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, क्योंकि आरबीसी का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, क्या कह देंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब हम लोग बात करते हैं यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी काउंट कम हो जाता है, उसी को एक और नाम देते हैं, यानी ब्लड में आरबीसी कम हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया। क्या कहते हैं, ANEMIA, एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। खून में मेनली आरबीसी यदि कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। एनीमिया उसको कहेंगे जिसको खून की कमी हो जाए तो एनीमिया हो गया। पॉलीथीमिया यानी पॉलीसाइथीमिया भी कह सकते हैं इसको, वो होगा जब आरबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ल्यूकोपिनिया, जब पिनिया वर्ड लग गया यानी कम हो गया, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो ल्यूकोपिनिया। ल्यूकीमिया यानी डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में श्वेत रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग माना जाता है कि 10 दिनों से कम होता है। कितना होता है, 10 दिनों से कम होता है। तो आपका आंसर ही हो जाएगा क्या, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 10 दिन से कम होता है। तो लाइफ स्पान जैसे वर्ड आ गया तो तीनों का याद रखना होगा ना आपको, डब्ल्यूबीसी का भी और आरबीसी का भी और आरबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी और प्लेटलेट्स का भी। तो डब्ल्यूबीसी 10 दिन से कम, आरबीसी ऑन एन एवरेज 120 डेज और प्लेटलेट्स लगभग 7 डेज, 1 वीक। इसका जीवन काल कितना होता है, 1 सप्ताह का लगभग होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेट में कितना दिन खाएंगे, तो 1 सप्ताह खाएंगे। याद रखिएगा इसे, प्लेट में कितना दिन खाएंगे, हैं 1 सप्ताह खाएंगे, तो 1 सप्ताह यानी 1 वीक। ठीक है, तो 1 वीक लगभग होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी 120 दिन सबको याद है, और डब्ल्यूबीसी भैया 10 दिन से कम। ऐसे भी देख लीजिए भैया, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसका कोई आकार नहीं होता है, और प्लस कि ये हमारे बॉडी का क्या कहते हैं, सोल्जर कहलाता है, सैनिक कहलाता है हमारा, क्योंकि एंटीबायोटिक इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारे बॉडी को अटैक से बचाता है। तो कोई भी सोल्जर का लाइफ स्पान क्या हो सकता है, कोई भी, या तो अगर डब्ल्यूबीसी सोल्जर है तो कोई बैक्टीरिया अगर मजबूत आएगा तो डब्ल्यूबीसी को भी तो मार देता है। तो सोल्जर का लाइफ स्पान फिक्स्ड नहीं होता है, वो कभी भी आतंकवादी अटैक होगा मर सकता है, तो जस्ट लाइक कभी भी शहीद हो सकता है। तो उसी तरीके से सोल्जर है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी है, या तो ये मार देता है या तो ये मर जाता है। तो लगभग ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 10 दिन से कम ही होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। ठीक है, चलिए भक्षिकाणु का कार्य करता है। भक्षिकाणु कहने का मतलब हुआ इंग्लिश में अगर बात करें तो फेगोसाइटोसिस। क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वैसा कौन सा सेल है जो कि फेगोसाइटोसिस नेचर शो करता है, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि बॉडी में एंटर किया, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया, तो उसको मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर किया तो उसको वो सेल क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, मतलब निगल लेगा और उसको मार देगा, निगल के मार देगा। तो भक्षण करना मतलब क्या होता है, खा जाना। उसको खाने का काम कौन करता है, भक्षिकाणु का काम कौन करता है, तो वो 3 गो है। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल्स है, याद रखिएगा, सॉरी मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, और एक सेल है मैक्रोफाजेज। क्या है, मैक्रोफाजेज, जिसमें कि क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर होता है, यानी भक्षिकाणु का कार्य करता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मोनोसाइट्स,
न्यूट्रोफिल्स दोनों है। ऑप्शन में मैक्रोफेजेज नहीं है तो आप आंसर मार सकते हैं ए एवं बी दोनों। तो भक्षिकाणु का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट्स एवं न्यूट्रोफिल्स दोनों करता है। डन। चलिए नेक्स्ट है, शिराएं जो ऑक्सीकृत रुधिर रखती हैं क्या कहलाती हैं? वैसी शिरा जो कि ऑक्सीकृत रुधिर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर शिरा यानी वेन, शिरा यानी वेन, वेन में तो आप बताए थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो यहाँ पे वो कौन सी शिरा होगी जिसमें ऑक्सीकृत रुधिर होगा? तो एक्सेप्शन हमने बताया था ना कि सिर्फ एक मात्र ऐसा है कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या हुआ? शुद्ध रक्त होगा। क्या पल्मोनरी वर्ड जैसे लग जाए यानी फुफ्फुस शिरा जैसे ही बोल दे तो उसमें ऑक्सीकृत रुधिर होती है। ठीक है, फुफ्फुस वर्ड लग जाए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? पल्मोनरी। अब इसके लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जैसे कोई हार्ट है, ये हमारा हार्ट में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी में वेंट्रिकल से जा रहा है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अगर बोल दे कि फुफ्फुस धमनी बोल दे तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसी तरीके से वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी वेन बोल दे तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि लंग्स के बाद से बनता है ना, लंग्स से जो निकलेगा ब्लड वो कैसा निकलेगा? प्यूरिफाइड ब्लड निकलेगा ना, ऑक्सीकृत ब्लड निकलेगा। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है यानी शिरा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था, वह कौन सी ऐसी शिरा है जो कि ऑक्सीकृत रुधिर रखती है? तो वह है पल्मोनरी शिरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर निम्न में से किसमें पाया जाने वाला दाब है? तो ब्लड प्रेशर किसमें पाया जाने वाला दाब है? तो ब्लड प्रेशर जो जनरली आप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर लिख के रख लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो नापते हैं उसमें जो ब्लड प्रेशर आपका आता है 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर mm ऑफ Hg में नापा जाता है। ये ऊपर वाला प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर जो कि हार्ट रिलैक्स करता है, तो उस समय 80 mm ऑफ Hg होता है। ये mm ऑफ Hg भार को नापने का, प्रेशर को नापने का एक यूनिट है। ठीक है, तो रुधिर दाब जो ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं 120/80 नॉर्मल होता है, वो आखिर किस पर लगा प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम इतना तो जानते हैं कि ब्लड के द्वारा जो हमारे ब्लड वेसल्स पर यानी रक्त वाहिकाओं पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जो जनरली हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, वो ब्लड प्रेशर जो है वो किस पर हम लोग मापते हैं? किसकर क्या कहते हैं? ये एम्प्लाई किया हुआ तो धमनी पर यानी आर्टरी पर। तो आर्टरी के वाल पर पड़ा प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। डन। आर्टरी के वाल पर पड़े प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय हृदय ध्वनि है। द्वितीय हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि हमने बताया रखा है लब और डब। तो लब डब, लब पहला साउंड है, हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड है, डब सेकंड हार्ट साउंड है। लब देखिए ये आवाज आता कैसे है? तो ये जो वाल्व है ना, ये वाल्व के बंद होने से आवाज आता है। जब ये वाल्व टक दे के बंद होता है तो उसमें ढक दे के आवाज आता है लब, फिर खुला फिर बंद हुआ डब। तो इस तरीके से, तो लब फर्स्ट साउंड है, डब सेकंड साउंड है। लब की आवाज कब आती है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर में आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे खुलेगा, खुलेगा, उसके बाद जैसे खुलेगा ये ब्लड नीचे आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे बंद होता है उस समय क्या आते हैं? लब आ जाती है। तो मतलब जो संकुचन के समय यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम का लास्ट में, कॉन्ट्रैक्शन के लास्ट में जो साउंड आएगा वो लब आएगा। वो क्या आएगा? लब। लेकिन जो सिस्टोलिक यानी प्रकुंचन, जब हार्ट फिर से फैलेगा तो उस समय जो हमारा बंद होगा वो वाल्व, उस समय जो आवाज आएगा वो डब आवाज आएगा। कौन सा आवाज आएगा? डब। तो डब क्या है? प्रकुंचन के अंत में होता है। तो द्वितीय हृदय ध्वनि यानी क्या है? डब है, जो कि प्रकुंचन के अंत में होता है। डन। चलिए नेक्स्ट है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है कि ब्लड, अगर हार्ट में ब्लड है तो हार्ट से डायरेक्टली वो ब्लड वेसल्स में थोड़ी देर ब्लड रहती है, और वहाँ सेल्स के अंदर जैसे यहाँ पर ब्लड पहुंचाना है तो यहाँ पर पूरा सेल्स में के बीच में ब्लड भर जाता है। ब्लड भर जाता है मतलब क्या हुआ? पूरे बॉडी को घेर लेता है, सेल्स को घेर लेता है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से वापस हार्ट में चल जाता है। तो ये तरीका हुआ, तो ये हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हम लोग में जो होता है, जैसे कि देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। हार्ट के थ्रू ब्लड आया,
ब्लड आया, यहाँ पे सेल्स है, बॉडी सेल्स है, तो यहाँ पे सेल्स खत्म हो गया और वो ब्लड डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में यहाँ पे आ गया, सेल्स के कांटेक्ट में, सेल डूब गया ब्लड में, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स लेना था ले लिया, उसके बाद फिर ब्लड वापस चला गया इसमें। तो ये हुआ क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसमें होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमन टू मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स। मेनली हम लोग क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड्स को क्या कहते हैं कि फाइलम ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों में जो जितना भी कीट है उसमें सभी में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन अगर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। यदि ये हार्ट है तो ब्लड आएगा तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ही फिर वापस वाल्व के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक है। वैसा वहां पे ब्लड वेसल्स कुछ करता नहीं है, ये थोड़ा एडवांस भी है, ये थोड़ा एडवांस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिए खुला परिवहन तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा, कीटों में, जोंक में, मोलस्क में, इन सभी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कीटों में। किसमें हो जाएगा, कीटों में आंसर हो जाएगा, खुला परिवहन तंत्र। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ईसीजी का प्रयोग, ईसीजी का प्रयोग किसका पता लगाने में होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यदि आप देखे होंगे हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके से मॉनिटर में, तो इसी को ईसीजी कहते हैं, जिसमें कि 3 तरीके का वेव बनता है। एक होता है पी वेव, दूसरा होता है क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, क्या होता है क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, और दूसरा होता है टी वेव। तो पी वेव क्या डिनोट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है, टी को क्या डिनोट करता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली जो ईसीजी से पता चलता है, हमारा हार्ट बीट पता चलता है। क्या पता चलता है, हार्ट बीट, हार्ट प्रॉपर बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्योंकि बीट कब करेगा हार्ट, हार्ट धड़केगा कब, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तभी तो बीट करेगा। तो हार्ट बीट को कौन देखता है, हृदय स्पंदन को कौन देखता है, ईसीजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय स्पंदन का, किसका पता लगाने का काम करता है, हार्ट बीट का पता लगाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट बीट का लगाने का पता करता है वो ईसीजी कैसे करता है, उसमें क्या क्या है। तो पी वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, यानी जो आलिंद जब संकुचित होता है तो उसको दिखाता है पी वेव। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि नीचे जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जब संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर टी वेव, क्या यदि कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल तो फिर से नॉर्मल होगा ना, तो रीपोलराइजिंग यानी फिर से नॉर्मल होता है वेंट्रिकल्स किस वेव में, टी वेव में, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी कंप्लीट हो गया। तो वही चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस थी। ईसीजी का प्रयोग पता लगाने में होता है, तो किसमें, हार्ट बीट का पता लगाने में होता है। डन। चलिए 10 नंबर है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली है। हृदय को जो घेरे रहने वाली झिल्ली है उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम 2 प्रकार का होता है, बाहरी वाला को पेराइटल पार्टी पेरिकार्डियम कहते हैं, अंदर वाला को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और उस दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड किसी सैक में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल सैक कहते हैं, जो कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। आउटर मेम्ब्रेन को पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाले को विसरल पेरिकार्डियम। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या है, पेरिकार्डियम है, ठीक है। और ये पेरिकार्डियम 2 गो होता है, बाहरी को पेराइटल, अंदर वाले को विसरल, ठीक है। तो पेरिकार्डियम हो गया आपका आंसर। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है। डन। चलिए, रुधिर दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है किसके द्वारा, ब्लड प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर मापा जाता है किसके द्वारा, तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ये जो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर दिख रहा है, इसी के द्वारा हमारा ब्लड नापा जाता, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। चलिए, RH कारक सर्वप्रथम किसमें खोजा गया था, RH फैक्टर सर्वप्रथम किसमें खोजा गया था, तो RH फैक्टर का नाम ही किससे लिया गया है, रीसस, RESUS, रीसस नाम के बंदर से लिया गया है, ठीक है। तो उसी में रीसस में ही जो आगे वाला वर्ड है RH, उसी से RH फैक्टर ले लिया गया है। तो RH फैक्टर किसमें खोजा गया था, सबसे पहले बंदर में, किस नाम के बंदर में, रीसस नाम के बंदर में खोजा गया था। और जिसमें RH प्रेजेंट होता है तो RH पॉजिटिव हो गया, नहीं तो RH निगेटिव, जिसको हम लोग जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है ना 4 टाइप का, ए बी और ओ। तो ए पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, जब पॉजिटिव है मतलब RH है उसमें प्रेजेंट, अगर निगेटिव है तो उसमें RH नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गई। और आपको पता होगा कि ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डन। चलिए, लिम्फ का रंग होता है लसिका, लसिका भी एक प्रकार का हमारे बॉडी का फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी फैला हुआ है हमारे बॉडी में। इसका रंग जो होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ये कलरलेस होता है, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस,
कलरलेस होता है। लिम्फ कैसा कलर का होता है? कलरलेस होता है। ठीक है। स्तनधारियों के हृदय में होने वाला सीरा आलिंद नोड यानी ऐसे नोड जाना जाता है। तो जो ऐसे नोड है वो क्यों जाना जाता है? तो जो ऐसे नोड है वो उसका पोजीशन ये है, देखिए ये हमारा ऐसे नोड का पोजीशन पूछा जाता है। सबसे पहले तो पोजीशन आपको ध्यान रखना है, पाया कहाँ जाता है? तो साइनो अरिकुलर नोड है, यानी क्या हुआ कि हमारा जो एट्रियम है, आलिंद है, आलिंद के ऊपरी हिस्सा में, आलिंद के ऊपरी हिस्सा में जहाँ पे वेना कावा खुलता है, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा खुलता है ना, वहीं पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, जो कि और उसके नीचे क्या होता है? एवी नोड प्रेजेंट होता है। उसके नीचे क्या होता है? एवी नोड। तो आपको ऐसे नोड के बारे में क्वेश्चन आता है, उसका काम क्या है? ये पूरे हार्ट को सर्कुलेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, माने इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है इसके थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, और इसके थ्रू पूरा क्या कहते हैं, ये जो पुरकिंजे फाइबर है इसके थ्रू पूरे बॉडी हार्ट में सर्कुलेट होता है और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाता है। तो ये ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर का काम करता है, पेस मेकर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऐसे नोड पेस मेकर कहलाता है। पेस मेकर कहने का अर्थ है कोई भी चीज स्लो हो गया है तो उसको सेम रिदम में यदि चलाना है वापस, तो उसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। पेस को एकदम बनाए रखने का काम करता है कौन? ऐसे नोड। ठीक है। और पोजीशन क्या है? राइट एट्रियम में, ऊपर साइड में, अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम एंड बिलो दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, यानी सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है कौन? ऐसे नोड। ठीक है। रुधिर परिसंचरण की खोज की किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे साहब ने। किसने किया था? विलियम हार्वे साहब ने। ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था वो किसने किया था? विलियम हार्वे साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी आर्टरी सिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो आर्टरी और वेन में हमने अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ाया था, वो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ डिफरेंस। तो इतना तो पता है कि आर्टरी भी से वेन है, तो वेन में क्या होता है? वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्टरी में वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। मेन डिफरेंस यही है। और भी देखते हैं। देखिए ये हमारा आर्टरी और वेन के बीच का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग पढ़ा चुके हैं, इसको मैं अलग कलर से करके दिखाता हूँ। अलग कलर ले लेता हूँ, चूज करता हूँ। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा पेन चूज नहीं हो पा रहा। अरे यार कहाँ चला गया? येलो से कर दूं? नहीं, येलो दिखेगा नहीं, इससे कर देता हूँ। हाँ चलिए ठीक। हमारा क्या कहना है कि आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन में डिफरेंस। तो सबसे पहले आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं, और आर्टरी सबसे थीनेस्ट ब्लड वेसल्स अगर पूछे, सबसे पतली रक्त नलिकाएं, तो उसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन शुद्ध रक्त पास होता है। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी किसको कहते हैं? ऑर्टा को कहते हैं। और इसका वाल क्या होता है? थोड़ा सा थिक होता है, और वाल्व इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, कपाट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। बट एक्सेप्शन है बस वही कि सारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं यानी शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। वही बात करें हम लोग वेन की, तो वेन का लार्जेस्ट वेन होता है वेना कावा, और जो कि इसका वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसका वाल क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है। और क्या कहते हैं, देखिए ना, वेन थीन एक जैसा लग रहा है ना, इसमें भी आई एन है, उस थीन में भी आई एन है, यानी पतला है। वाल्व इसमें क्या कहते हैं जो होता है वो इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है, इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। और वाल्व क्या काम करता है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को शो करता है, माने किसी एक दिशा में ही खून को आने देगा, ठीक है, फिर वापस लौटने नहीं देगा। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है। ये हो गया हमारा आर्टरी और वेन में डिफरेंस। तो यही चीज है कि धमनी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण क्या कहते हैं? भिन्न है। तो कपाट, इसी को इंग्लिश में वाल्व कहते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा? कपाट की उपस्थिति के कारण। धमनी में क्या होता है? कपाट। एक सेकेंड, धमनी में जो वाल्व होता है वो नहीं होता है, जबकि वेन में वाल्व होता है। भी से वेन, भी से वाल्व। तो वही बात है कि धमनी में, आर्टरी में वाल्व नहीं होता है, जबकि वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है। वेन में वाल्व क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आर्टरी शिरा से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो कपाट की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, ठीक है, वाल्व की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। मास्ट कोशिकाएं यानी मास्ट सेल जो है वो क्या स्रावित करती हैं? मास्ट कोशिकाएं जो स्रावित करती हैं वो क्या स्रावित करती हैं? एक सेकेंड। मास्ट कोशिकाएं तीनों चीज स्रावित करती हैं, हिस्टैपिन भी, सेरोटोनिन भी, हिपैरिन भी,
ठीक है। तो मास्ट सेल्स सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में हृदय दर किसके द्वारा आरंभ होता है? हृदय दर को बनाए रखने का भी काम कौन करता है? पेसमेकर का भी काम कौन करता है? एसए नोड। और हृदय को दर को आरंभ करने का काम कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? एसए नोड ही करता है। ये एसए नोड पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और पूरे हार्ट को सर्कुलेट करता है। मतलब कि क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मनुष्य में हृदय किसके द्वारा आरंभ होता है? हृदय के दर जो हार्ट बीट है स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे नोड के द्वारा है। धमनी एवं सीरा में रुधिर का पीएच होता है। तो धमनी में याद रखिएगा, धमनी में कैसा ब्लड फ्लो करता है? यानी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कि O2 का मात्रा ज्यादा होगा, CO2 का मात्रा कम होगा। लेकिन जो सीरा होता है यानी वेन होता है, वेन में O2 का क्या कहते हैं जो मात्रा होता है वो कम होता है, CO2 का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। और याद रखिएगा CO2 कैसा नेचर का होता है? पीएच, है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, CO2 एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। CO2 कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो धमनी एवं सीरा में रुधिर का पीएच होता है। तो रुधिर का पीएच ज्यादा किसमें होगा? तो किसमें हो जाएगा? सीरा में। किसमें हो जाएगा? सीरा में। क्यों? सीरा में हमारा हो जाएगा अधिक। याद रखिएगा, सीरा एवं धमनी में रुधिर का पीएच किसमें ज्यादा होगा? तो सीरा यानी वेन में ब्लड जो है उसी में क्या कहते हैं पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। रुधिर निर्माण कहलाता है। तो याद रखिएगा, निर्माण में पोएसिस वर्ड लगा दीजिए और रुधिर के लिए हीम वर्ड, तो हीमोपोएसिस हो गया। तो रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? हीमोपोएसिस यानी हीमो निर्माण कहलाता है। रुधिर निर्माण क्या कहलाता है? हीमोपोएसिस यानी हीमो निर्माण कहलाता है, ठीक है। यहीं तक था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट करा है। अब हम लोग लगातार बॉटनी के 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि बॉटनी के सिलेबस को पहले खत्म करना है, ठीक है। जूलॉजी बाद में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन बॉटनी थोड़ा सा याद करने वाला होता है, हार्ड चीज पहले पढ़ लेते हैं, ओके। तो अभी हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे, आप लोग साथ में पढ़ते रहिए, खूब एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए और मन से पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।